हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपकी चल रही है बाल विकास की सीरीज और यह बाल विकास आपके लिए सी टेट, एमपी टेट सभी प्रकार के टेटों में आपके केंद्रीय विद्यालय के पेपर में बाल विकास पूछा जाता है। बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। डिसलेक्सिया संबंधित है, यह विकार है, ये अधिगम विकार है और हमने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप पढ़ लेना, चैनल पे देख लेना, चैनल पे है। तो डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है अभी हमने बताया नेक्स्ट वीडियो में। डिसलेक्सिया, लेक्सिया है ना जो आपका, ये है आपका किससे, पढ़ने से संबंधित, पढ़ने संबंधी समस्या। बच्चे में पढ़ने से संबंधित समस्या होगी या लिखने से संबंधित समस्या होगी तो इसका नाम है ग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना बच्चे, ग्राफ बना रहे हैं तो आपको याद कर लेना कि ग्राफ से ग्राफ खींचना तो क्या हो जाएगा, लेखन जो संबंधी समस्या है वो डिसग्राफिया। और जो गणित के संबंधित समस्या होगी, गणितीय कौशल संबंधी समस्या होगी, वह हो जाएगी आपकी डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलेटर आता है मैथ करने के लिए तो आपको याद रह जाएगा कि मैथ की जो समस्या आएगी, गणित की समस्या आएगी वो डिसकैलकुलिया। तो यह डिसकैलकुलिया हो जाएगी। यह लिखने से संबंधित डिसग्राफिया हो जाएगी। और आपकी वाक क्षमता संबंधित जो है, वाक क्षमता संबंधित विकार है, कोई वाक नहीं बोल पा रहे, क्षमता है वाक में, वाक संबंधित क्षमता है, वाक को इधर उधर कर दे रहे, तो वो आपकी डिस्फेजिया। क्या हो जाएगी? फेजिया। ठीक है, वो डिस्फेजिया हो जाएगी वाक्य की आपकी। और आपकी डिसलेक्सिया संबंध होगी पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे और बता देते हैं हम आपको, ऐसे पूछ लिया जाता है कि चीजों के नाम दे देते हैं कि बच्चा क्या है, कोई कहानी को पढ़ रहा है तो एक रिदम में नहीं पढ़ पा रहा, एक लय में नहीं पढ़ पा रहा, या पढ़ने में बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, 100 को बोझ पढ़ रहा है, बोझ को 100 पढ़ रहा है, या 21 को 12 पढ़ रहा है, 12 को 21 पढ़ रहा है, ऐसा बच्चा कर रहा है। तो जब आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विकार है, ना आपको डिसलेक्सिया दिया जाएगा ना पढ़ने से संबंधित दिया जाएगा, और कहेंगे कि बच्चा इसको पढ़ने में परेशानी आ रही है, बच्चे को, बच्चे बोझ को 100 पढ़ रहा है, 100 को बोझ पढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये आपकी डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है। इसी प्रकार लिखने की आ जाती है कि बच्चा वही डी को बी लिख रहा है, बी को टी लिख रहा है, लिखना आ गया तो आपकी ग्राफिया परेशानी है, डिसग्राफिया परेशानी है। और गणित में आ जाता है, बच्चे को मैथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को गुणा भाग जोड़ ये सवाल करने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा कोई दुकान पे सामान लेने जाता है, ऐसे आ जाता है, राम दुकान पे गया, उसने 100 रुपए का नोट दिया, उसने जे सामान लिया, अब वो हिसाब नहीं लगा पा रहा कि मुझे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि अब आप बताओ कि इसमें कौन सा विकार है बच्चे में, तो बच्चे में कौन सा विकार है, कैलकुलिया का। बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा कि मुझे कितने का सामान मैंने लिया, अब मुझे दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है, विकार है। तो जैसे पूछ लिया जाता है आपको, यहाँ तो डायरेक्ट पूछ लिया तो आप बता ही दोगे, सिंपल सा था। बार बार चीजों को समझोगे, बार बार पढ़ोगे, आप ऐसे ही क्वेश्चन ही आप एक क्लास में पढ़ते रहो तो आपका पूरा, आपको धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और वह दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कर रहे हैं ये, थोंडाई के उसमें दिया गया है कि वो बच्चे को क्या होता है, जब बच्चे को आप लगातार क्या करोगे, उसे पुरस्कार दोगे या दंड दोगे, इससे क्या होता है, बच्चे की जो आंतरिक प्रेरणा है, हमने एक आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा पर, बाहर प्रेरणा पर एक वीडियो अलग से बनाई है। जो मोटिवेट होता है बच्चा, वो बच्चा खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहा, खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहा, बाह्य उससे, ऐसे बाह्य कभी कभी उदाहरण आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं आपको कि लोग सिर्फ कानून के डर से कार्य कर रहे हैं, तनख्वाह के लिए जो नौकरी कर रहे हैं वो सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए कर रहे हैं, या कोई काम किसी के डर से कर रहे हैं, तो जो किस में आएंगे, तो जो बाहर अभिप्रेरणा में आएंगे। और जो खुद से समझ के कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा में आएंगे। तो यहाँ पर है, बच्चा क्या होता है, कभी के बच्चे को कोई आप पुरस्कार दे रहे हो, जब बच्चा कोई थोंडाई के उसमें सिद्धांत में है कि बच्चे को कोई भी आप देते हो, ऐसे आपने बच्चे को कुछ अच्छा किया तो उस बच्चे को पुरस्कार दिया, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। और आपको कोई काम अच्छा नहीं लगा और आपने उस कार्य के बदले बच्चे को दंड दिया, तो बच्चा अब उस काम को नहीं, पुरस्कार दिया तो बच्चा दोबारा करेगा। देखो,
सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया कि बच्चे को आप पुरस्कार दोगे, कोई कार्य किया बच्चे ने, आपने पुरस्कार दिया कि आपने अच्छा किया, तो बच्चा उस काम को बार-बार करेगा, उसे अच्छा लगा, पुरस्कार मिला। और कोई काम को बच्चा ने किया और आपने दंड दिया, अब बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। वो खुद के मन से नहीं सोच पा रहा बच्चा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये तो हमने मना ही कर दिया। उसे दंड और पुरस्कार से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ेगी, उसे बाहर से प्रेशर मिल रहा है, अंदर से सोच ही नहीं पा रहा है वो कुछ, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा नहीं। निपुणता जब आती है बच्चे में, जब आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो खुद के मन से करने लगा, खुद सोचने लगा, जब बच्चा हो, बड़े हों, जब ही उसमें निपुणता आएगी कोई चीज़ की। जैसे आप मम्मी ज़बरदस्ती क्लास खोल दे आपको, या आपको कह दे, पापा कह दे कि बेटा पढ़ इसे मैम पढ़ा रही हैं, आप पढ़ो, आपको बिठा दे, आप पढ़ लेंगे, ध्यान कहीं और है और शरीर कहीं और है और मन कहीं और है, तो पढ़ लोगे, मगर निपुणता थोड़ी आएगी। निपुणता तो आप खुद समझोगे चीज़ों को, खुद पढ़ोगे, तब निपुणता आप में आएगी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, ये आपका राइट है। अब यहाँ लग रहा है दूसरा और पढ़ ले लास्ट वाला। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा ही तो ज्यादा होती है इसमें, बाहरी प्रेरणा कम नहीं होती है। बाहरी जब पुरस्कार और दंड मिल रहा है तो बाहरी अभिप्रेरणा ही तो मिल रही है बच्चे को, तो ये भी उसी का है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अधिगम में क्या होता है, जब बाहरी अभिप्रेरणा मिल रही है, पुरस्कार और दंड मिल रहे हैं, तो जो सीखता है बच्चा उसमें क्या होता है, स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है उसकी, स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा नहीं होती है उसकी, इसीलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ऐसी समझ के पढ़ो, आपको चीज और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताओ। जो चीज आप समझ लोगे एक बार, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, वो कभी गलत नहीं होगा आपका। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाठ या ढांचा का, या प्रबलन का? यह जो बच्चे को है किसका, यहाँ आवश्यकता पड़ने पर सहयोग, जो सहयोग प्रदान करते हैं, इससे पाठ या ढांचा बोलते हैं, याद कर लेना आप। इसको फील्डिंग ऐसे कुछ इंग्लिश में भी है इसका नाम, और अभी इंग्लिश में भी लिख देंगे यहाँ। तो पाड़ या ढांचा, पाड़ या ढांचा बोलेंगे किसको, सहयोग करने को। कैसा सहयोग, कि बच्चा एक हाथी है, हाथी से खेल रहा है बच्चा, वो हाथी के उसके चारों पांव इच गए, चारों पांव उस बच्चे रेजली बच्चे को काम ही होता है कि पहले चीजों को निकालते हैं और फिर लगाते हैं। और उसने पांव निकाल लिए और पांव को वो लगा रहा है, उसने 3 पांव तो सही लगा लिया, जो पांव चौथा पांव था उसका, वो ऐसे लगा रहा था, वो ध्यान भूल गया, पांव रखा, ऐसे हो गया, अब वो बार बार लगा रहा है, बार बार। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, आराम से उस पाँव को ऐसे सीधा करके पकड़ा दिया उसको, अब उसको लगा लेगा। तो बस इतनी सी जो हेल्प करना है, जो सहयोग करना है, वह होता है पाड़ और ढांचा। आप उसे एक पाड़ पे चढ़ाने में ढांचा बना रहे हो और उसकी कोशिश कर रहे हो, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, जो मतलब पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं? ऐसी कौन सी प्रथाएं जो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है? शारीरिक दंड, ये तो कभी सकारात्मक हो नहीं सकती, शारीरिक दंड है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। देखो ये तो आपकी रॉन्ग है, आपकी दूसरी और तीसरी सही है। दूसरी तीसरी किसमें है आपकी, ए में है, आपकी ए में है दूसरी और तीसरी, फर्स्ट और सेकंड आपकी ए में है। जो आपका सार्थक मतलब सकारात्मक जो बढ़ावा देगा, वो सहयोगात्मक, अभी हमने पढ़ा है बच्चे को सहयोग, और टीचर होता है बच्चे का सहयोग करता होता है। शिक्षा अभी बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षा बाल केंद्रित है, टीचर सिर्फ सहयोग करता है। इसी प्रकार माँ बाप भी सहयोग करता है, तो माँ बाप भी बच्चों के सहयोग। और अधिगम पर्यावरण, बच्चे को अधिगम में, पर्यावरण में अधिगम दिया जाए। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन हुआ हो उसका। सतत का आपको पता है, सतत मतलब सभी प्रकार का मूल्यांकन हो बच्चे का, खेलने का, बोलने का, सुनने का, सब सही कर रहा है क्या, रोज स्कूल आ रहा है, प्रेजेंट सही है,
सही कोई खेल गेम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, उसके सभी के नंबर मिलेंगे बच्चे को। अब जो ग्रेड प्रणाली हो गई उसमें सभी के नंबर मिलते हैं बच्चे को। रोज स्कूल आया, उसका शारीरिक हेल्थ अच्छी रही, उसकी वृद्धि अच्छी हुई, हर चीज के उसको नंबर दिए जाते हैं, खेलने के, बोलने के, स्कूल में व्यवहार सही रहा, उसका गुड मैनर्स रहे उसके, तो उसके भी, तो वो होता है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन। ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सीखने की शक्ति जब हम प्रक्रिया में प्रगति तब हो। बच्चों को सीखने की शक्ति है जब हम, ऑप्शन में कोई पढ़ा पता चलेगा अभी, जब हम प्रक्रिया में प्रगति हो। एक मिनट हम इसका देखे लीजिए। इसका क्वेश्चन यही है कि दूसरा है, टाइम तो लगेगा ढूंढने में 20 का। सीखने की प्रक्रिया आएगी जब, या, नहीं, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है। ये यार जोड़ो भाई, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति, करना पड़ेगा मुझे। बच्चे के सीखने की, यहाँ तक सही है, की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब, यहाँ प्रगति तब हो सकती है। ये क्या है, टाइपिंग में या वर्ड में गड़बड़ हो गई, यहाँ से बच्चों के सीखने की, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है। या क्या हो गया कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम अब हमें आगे बताना है इसमें क्या है कि ये आपके टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इसमें, कि क्या यहाँ ये दिया है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, अब हमें बताना है जब हम क्या करेंगे। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दे। गृह कार्य देने से तो नियमित रूप से कुछ नहीं होता। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होगी जब हम क्या कर सकते हैं, यह हमें बताना है। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं, ये भी ठीक था, ठीक है थोड़ा। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। देखो ये ऑप्शन बी आपका और सबसे अच्छा है, राइट है, कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ बच्चा कैसा कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जांचने के साथ सुधारात्मक कदम भी उठाना है कि जो गलतियां हो रही हैं उस सुधारात्मक कदम भी बच्चों के लिए उठाना है।
एक मिनट। तो राइट ऑप्शन आपका इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, चुने गए अध्ययन द्वारा, स्वर अधिगम द्वारा। विद्यालय विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट, मोटिवेट कैसे करोगे आप बच्चों को? हम बच्चों को ऐसे मोटिवेट करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई मैथ के सवाल देंगे तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। बच्चे को कहेंगे तुम हमें क्वेश्चन बताओ, याद करो, तो मोटिवेट नहीं होगा। उसे खुश, उसे शांत बैठ के बच्चे को क्या करेंगे, सात स्वर जो होता है उसमें क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, पठन करेंगे। ऐसी कोई कहानी होगी जो मोटिवेट वाली कहानी होगी, चलो हम भारत माता की रक्षा करने चले, ऐसे बहुत कहानियां बनी है ऐसी। तो जो ऐसे बोलते हैं ना वीर रस, वीर रस जैसी ऐसी कहानियां हैं, तो उनका क्या करेंगे, सात स्वर आप जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे एक लय के साथ, और बच्चे सुनते जाएंगे। ऐसे ही सुनने से बच्चे को, इससे बोलते हैं हम सात स्वर अधिगम। सात स्वर अधिगम मतलब सरसरी में पढ़ते जाएंगे आप एक लय के साथ, कि आप बच्चा इससे क्या होगा, अभिप्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। सात स्वर वाला राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, उसी ऐसा ही फिर पूछ लिया उसी संबंधित। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आपके प्रीवियस के जो पेपर हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन आए हैं आपके, जो प्रीवियस के जो पुराने पेपर हुए हैं आपके सी टेट के, एमपी टेट के। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा एक देशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रयुक्त करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाना, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा मिलती है हमको, बच्चे को अभिप्रेरणा मिलती है। अभी क्वेश्चन आया था कि आप बच्चे को कोई मोटिवेट वाली कहानी सुनाओगे, कोई पोएम सुनाओगे, कोई वीर रस वाली कहानी सुनाओगे, सात स्वर करके अनुवाद करके उसे सुनाओगे, तो उससे क्या मिलेगा बच्चे को, नया सीखने वाले अधिगम में जो कुछ नया सीखेगा उसमें रुचि सृजन होगी, उसमें रुचि सृजन होगी उसमें। यह डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और वो क्या दिया था, एक देशीय रूप में सोचने में, एक मतलब एक क्षेत्र में सोचने में उसे मिलेगी ऐसा नहीं, सीखने वालों की स्मृति तेज होगी, ऐसा नहीं कि उसने स्मृति तेज होगी, ऐसा नहीं हो, स्मृति कैसे तेज होगी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविधता करता है, पुराने से नए को काटेगा नहीं, नया सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, उसे कोई अभिप्रेरणा बच्चे को देगा। इसलिए बच्चों को सुनाते हैं ना, बच्चों को राजा महाराजाओं की कहानी सुनाते हैं, बच्चों को अपने अपने जो अपने घर में होते हैं, का बेटा अपने दादा ऐसे थे, ऐसे कार्य किया, ऐसे किया, उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे आगे बढ़ाया या जॉब की, तो बच्चों को सुनाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को माँ दादी सास स्वर में जो सुनाती हैं जो कविता, बच्चा इससे मोटिवेट होता है, और जो अपना कार्य कर रहा है नया कार्य, उसमें उसकी सृजनात्मकता, तर्क करने की, सोचने की क्षमता बढ़ती है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। उस कहानी में देखो उनने कैसा अच्छा कार्य किया था। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक, वो यहाँ भी वही मोटिवेट से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रगति प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपयोग सभी। हमें पूछा था उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन राइट है। एक बार आप समझ सकते हो, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति कर रहा है और अपनी क्षमताओं से वो संतुष्ट है, व्यक्ति संतुष्ट है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। जब व्यक्ति कोई कार्य हो या आंतरिक प्रेरणा मिल रही है उसे अपने मन से जो कर रहा है वो संतुष्ट है,
तो वो उसे मोटिवेट में हो रहा है, वो अभिप्रेरक उसे कहा जा सकता है। दूसरे में पूछ कहा है उपलब्धि अभिप्रेरक को क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो जीवित रखने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, वो जीवन रखने के लिए आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, अच्छे रहूँ, मैं पढ़ूँ, मेरी नौकरी लग जाए। तो ये बहुत अच्छा है, एक मोटिवेट है ये, कर रहे हो अपने जीवन के लिए। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा हो बड़े हो, एक कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई प्रतियोगिता में, तो क्या सामाजिकता बढ़ रही है यहाँ पर, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहा अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। अभी हमने देखा था, हमने बताया था कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और उभय, जो दो अभिप्रेरणा है, जिससे क्या होगा, अंदर मन में सोच के अपने खुद ही समझ के बच्चा कार्य करेगा, तो वो जल्दी सीखेगा। बाह्य अभिप्रेरणा जैसे वह दंड और पुरस्कार, या कोई नौकरी का लालच, नौकरी है या कानून का डर, इससे कोई संबंधित कार्य करेगा, तो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। हमें पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा समावेशित किया जाएगा, क्या समावेश किया जाएगा, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इनमें से कौन सा सही है हमको देखना है। प्रशंसा एवं दोषारोपण, यहाँ पर पूछा है कि प्रशंसा एवं दोषारोपण, या तो आप उसकी प्रशंसा कर दे रहे हो कि आपने बहुत अच्छा किया, वही पुरस्कार और दंड वाली बात हो गई, बस दंड नहीं बोला। फिर या वो दोषपूर्ण मतलब उसे अपशब्द बोल रहे हो, कि उसे डर लगेगा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे अपशब्द मिलेंगे, और ये काम करूंगा तो मुझे प्रशंसा मिलेगी, और ये कार्य नहीं करूंगा तो मुझे अपशब्द मिलेंगे, दोषारोपण शब्द मिलेंगे। तो ये बाह्य उसमें आएगा। प्रतिद्वंद्विता, ये प्रतिद्वंद्विता आप किसी से वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई कंपटीशन कर रहे हो, तो कंपटीशन में क्या कर रहे हो कि मुझे जीतना है, नहीं मैं हार जाऊंगा, तो मुझे तो आप जीतने के लिए अंक लाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो आप बाह्य प्रेरणा है ये आपकी। पुरस्कार एवं दंड, ये भी बाह्य प्रेरणा है। परिणाम का ज्ञान, इनमें से ये तो नहीं है, तो आपका वन है, वन है, टू है और थ्री है, 1 2 3, 1 3 है, इसमें 3 है, इसमें बी आपका राइट है, 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका राइट है, ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। और हम आपको बाह्य अभिप्रेरणा पहले ही समझा चुके हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा में क्या आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, नहीं नहीं नहीं, पहले हमको ऊपर वाला पढ़ना है, सॉरी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला, अधिगम मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा इसमें से कौन सा कारक है जो उसको प्रभावित करेगा। समवयस्क समूह, संचार के साधन, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, आपकी परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता क्या होती है कि आप ऐसा नहीं है कि बच्चा 1 क्लास का है उसे 10 का मैथ पढ़ा देंगे, उसके लिए वो परिपक्व नहीं हुआ। बच्चा, ये बार बार यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ अधिगम से आए हैं, बच्चा परिपक्व हो जाएगा जब ही उसके दूध के दांत आएंगे, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा जब उसके दूध के दांत गिरेंगे, उसके जो पक्के दांत है वो आएंगे, मजबूत वाले दांत। बच्चा बच्चा 1 साल में पहले बच्चा घुटने घुटने चलेगा, जब बच्चा चलना सीखेगा, बच्चा पहले गर्दन साधना सीखेगा, फिर शोल्डर साधेगा, फिर कमर साधेगा, फिर उसके पैर मजबूत होंगे। इसलिए हर चीज क्या है, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व हो जाता है जब बच्चे का दाढ़ी मूंछ आती है। आप कहोगे 3 साल के बच्चे का दाढ़ी मूंछ आ जाए तो वो नहीं आएंगी। तो परिपक्वता बच्चे के अधिगम को भी प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, एक व्यक्तिगत कारक है। देखो समवयस्क समूह, समूह की बात आ गई, अध्यापक, अध्यापक आपके व्यक्तिगत नहीं है, संचार के साधन व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत बात बोली है खुद से। तो खुद से हमारी जो परिपक्वता है, आयु है, वो अधिगम को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 क्लास का बच्चा 10 क्लास का मैथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए जब वो उसके परिपक्व हो जाएगा, उसकी आयु उस लायक हो जाएगी, तब वो ये कार्य कर सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसे आप समझ लोगे तो आपको, अब परिपक्वता से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे। परिपक्वता का मीन्स है जब एज से परिपक्वता, परिपक्वता क्या है,
आपकी वृद्धि में है, वृद्धि होती है बच्चे की, तो उसमें आपको परिपक्वता मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्यों को प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यहाँ देखेंगे क्या पूछा था हमसे। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। क्या पूछा? सीखने के बारे में सही है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ देखेंगे हम कि सीखना क्या है। बच्चा जब सीखता है, बच्चा सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप जब क्लास पढ़ोगे तो आपको कैसा माहौल चाहिए? बहुत अच्छा, ऐसा वातावरण होना चाहिए आपको सीखने के लिए, एक प्रभावी वातावरण हो और संवेगात्मक रूप से आप सकारात्मक हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको डांट के निपटा हो, कोई आपको गुस्सा होकर निपटा हो, तो ऐसा नहीं है। आप कैसे होने चाहिए? संवेगात्मक, भावात्मक, सकारात्मक हो, खुश हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला वातावरण होना चाहिए। तो देखो, सीखने उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऐसे ही आप जब पढ़ा करो तो आप, ये बात साइकोलॉजिकल है, आप जब पढ़ रहे हो तो अपना मोबाइल रख के ध्यान से अकेले में पढ़ो। यानी कोई इधर से बातें करते आया, कोई उधर से बातें करते आया, तो क्या उसमें याद नहीं हो पाता। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है। सीखना भाई मतलब प्रभावी होता है जहाँ संवेगात्मक, आप एक मन से खुश होना चाहिए आपको, और सकारात्मक हो, मन से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला वातावरण होगा। वहां आपकी लर्निंग क्षमता अच्छी होगी और आपको याद भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या पूछ रहे हैं कि दो बच्चे एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक ही बुक है, एक ही चैप्टर है, अलग नहीं है, मगर वो क्या कर रहे हैं कि वो अलग अलग भिन्न भिन्न वो अर्थ निकालते हैं उसके। तो इसका क्या मतलब है आपको बता दें हम। क्वेश्चन बताने से पहले आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि बच्चा किस संस्कृति में पला बड़ा है, किस वातावरण में पला बड़ा है, उस उसके जो वातावरण है, उसका वंशानुक्रम है, उसने की सोचने समझने की क्षमता है। हर इंसान सत्य, वो अपने जो वो बोलता है वो सत्य बोलता है हर इंसान, मगर वो सत्य उसके संस्कार, उसके वातावरण, उसके वंशानुक्रम से उसे मिलते हैं। उसे वही सब सही लगता है वो बोलता है। कोई कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो जी, मगर वो उसे जो जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से वो सही बोल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि बच्चा क्या है, जो भिन्नता उसमें इसलिए आ रही है कि वो अलग संस्कृति से, वो बच्चा अलग संस्कृति से, तो वो उस चीज को अलग नजरिए से देख रहा है और वो बच्चा उस चीज को अलग नजरिए से देख रहा है। इसके लिए उसमें भिन्नता आई है। संभव नहीं है, क्या कह रहे हैं वो? संभव नहीं है और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ऐसा तो गलत है। तब वो वहां बोल रहे हैं कि वो एक ही अवतरण है, एक ही अवतरण है, एक ही अवतरण पढ़ रहे हैं बच्चे, मगर ये ऑप्शन में कहा है कि ये संभव नहीं है। ध्यान करो, कहीं गलती हो रही है। दूसरा, उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ये बात ही समझा नहीं है, अवतरण ये कही है ना, बच्चा अलग अलग धारणा कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, समझाया नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आज से अर्थ लगाना नहीं है। ये भी ऑप्शन का नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का अर्थ, अधिगम का आज से अर्थ लगाना नहीं है। अधिगम का अर्थ आज से सब होता है। संभव है, हमें जी पूछा है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यहाँ पूछा बताया गया है कि संभव है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों राइट है देखेंगे। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों, विविध कारण मतलब अलग अलग कारण और विभिन्न विधियों
प्रभावित करते हैं। वही हमने बताया कि बच्चे को क्यों प्रभावित कर रहे हैं, वो अलग-अलग क्यों बता रहे हैं कि वो अलग-अलग संस्कृति से आए हैं और अलग-अलग सोच से आए हैं। आप देख लो, कोई भी चीज़ लेकर देख लो आप, कोई भी राजनेता हो, फ़िल्मी हीरो कोई हो, सबकी अलग-अलग उसके घर में उसकी कहेंगे नहीं वो पार्टी अच्छी है, वो कहेंगे वो पार्टी अच्छी है, वो हीरो अच्छा है, वो अच्छा है। तो जो माहौल से आया, जहाँ वो आया तो उसे वो चीज़ सही लगेगी, उसे वो गलत लगेगी। इसलिए ये गलत हो रहा है। विभिन्न विविध प्रकार के विभिन्न विधियों से बच्चे आए हैं, इसलिए ये गलत लग रहा है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए आती है, इच्छुक है वो। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, एक मिनट बढ़ा रहे हैं। क्या कर रही हो, जब भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, अब परीक्षा प्रारंभ हो गई, अब वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि वो पढ़ के तो आई है, वो सोच रही है सीमा के मैं ए ग्रेड लाऊं। अब क्या हो रहा है उसके उसके साथ कि वो वहां पेपर को देखे डर गई, घबरा गई, उसकी मानसिकता, वो उसके क्या हुआ कि ठंडे पांव पड़ गए, उसके पांव उसके ठंडे पड़ जाते हैं और हृदय की धड़कनें उसकी बहुत तेज हो जाती हैं। तो वो क्या कर रही है कि वो भावात्मक तरीके से, एक संभाविक वो होता है भावात्मक भावना है, संवेगात्मक, वहां से मजबूत नहीं है वो, मजबूत नहीं है। क्या होता है बच्चे, आपने एक साइकोलॉजी फ़िल्म देखी होगी आपने, वो फ़िल्म थी भूल भुलैया। भूल भुलैया फ़िल्म में क्या बताता है, अक्षय कुमार एक साइकोलॉजिस्ट वो रहता है वो डॉक्टर, तो वो क्या बताता है कि जो मंजूका वो लड़की थी, वो मंजूका का रोल कर रही थी और वो नचने लग रही थी और उसे करने लग रही थी। आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी। तो उसमें वो क्या बताता है डॉक्टर, बाद में जो अक्षय कुमार होता है, वो ये कहते हैं कि ये लड़की का, उनका पूरा लड़की का वो पता चलाते हैं कि जो मंजू लता की उसने जो स्टोरी सुनी कि उसको एक राजा ने उसका पति मार दिया था और इसको एक कमरे में बंद कर दिया था, तब वो उस लड़की ने सुनी तो उस पे उसको बहुत दया आ गई और बहुत दया आई तो भावात्मक तरीके से वो संवेगात्मक तरीके क्यों उसको दया आई, क्योंकि वो जब उसका पता चलाया डॉक्टर ने तो क्या चलाया कि जब छोटी थी ना, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ और पापा उसे छोड़ के विदेश चले गए थे, वो दादी के पास पली बड़ी। जब दादी के पास उसका मन लग गया, थोड़ी बड़ी भई तो उसके पापा-मम्मी उसे दोबारा विदेश ले गए, तो फिर वो दादी के लाने रोती रही और जब वो आई दादी से मिलने तो दादी खत्म हो गई, जब दादी उसे मिली नहीं। तो वो क्या है, उसने जो उसके संवेग है ना वो मजबूत नहीं हो पाए और वो डरती रही। इसीलिए वो वहाँ ने कोई दूसरी घटना देखी या उसे डर लगा, तो वो वहाँ भी उसी हालत का शिकार हो गई। इसलिए ये यहाँ पर दिया है, हमें यहाँ देखेंगे अब आपको क्वेश्चन का पता, जो ऑप्शन है उसका पता चल जाएगा जल्दी। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सम्मान नहीं कर सकती। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, इसलिए डर रही है वो। यहाँ जो राइट ऑप्शन है इसका, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सम्मान नहीं कर सकती। उसकी यहाँ दिया है, देखो, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं थी। वो तो एक ग्रेड सोचकर आई थी, आत्मविश्वासी थी वो। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऐसा नहीं, वो पढ़ के आई थी इसके लिए। निरीक्षक शिक्षिका ड्यूटी कर रही है, वो उससे डर रही है, वो बहुत कठोर है, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रही है, यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में, शायद वह अकस्मात, जो अकस्मात संवेगात्मक आवेग, जो उसके अंदर संवेग उठे, जो ये पेपर का उसके अंदर भाव डर उठा के मेरा पेपर पता नहीं सही जाएगा या नहीं जाएगा, तो जो सबके अंदर उठता है, जो कुछ लोग अपने भाव को डांट लेते हैं, उसने क्या किया कि जो अकस्मात उसके संवेगात्मक उसके भाव उठे, उसके आवेग का सामना नहीं कर सकती, वो सामना नहीं कर सकती। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे भावात्मक होते हैं, इनको किसी बात का कोई डर, भय
दुख कष्ट हाल होने लगता है, हाल रोने लगते हैं, खुशी हुई तो हाल हंसने लगते हैं। और इन्हें हर प्रकार का भावात्मकता जो संवेग है इनके, वो जल्दी वो हो जाते हैं। इसलिए बच्चे को बोलते हैं, बच्चे को छोटे से हर चीज से मजबूत बनाएं। उसको ऐसा नहीं बनाएं कि वो हालांकि किसी का दुख देखकर वो बिल्कुल दुखी हो जाए, किसी की खुशी देखकर बिल्कुल खुश हो जाए। तो बच्चे को मजबूत बनाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन इसका ए ऑप्शन इसका राइट है। उसकी जो संवेग आत्मिकता है, वो आवेग है, उनका सामना नहीं कर पा रही है और वह क्या कर रही है, डर जा रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसके संवेग जो है वो मजबूत नहीं हुए हैं, वो लड़की जैसे। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध से स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना से, तनाव विलोपन से, निष्पत्ति चिंता से, संज्ञान प्रतियोगिता से। हमें क्या पूछा है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति प्रभावित होता है। जो क्वेश्चन अभी था सोच लो कि उसी संबंधित है कि जो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति हो रही है, जो बच्ची वो बैठी और उसको तनाव हुआ, वो किस वजह से हुआ था? उसे किस वजह से हुआ था? उसके संवेग जो संवेगात्मकता थी, भावनात्मकता थी, वो मजबूत नहीं थी और वो डर गई कि मेरा पेपर कैसा जाएगा। तो जो उसकी संज्ञान, उसकी भावना क्या है? संज्ञान। जो संज्ञान है और उसकी भावना है, वो क्या है? तनाव का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? तनाव का। संज्ञान, संज्ञान क्या होता है? संज्ञान होता है जिससे हम तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं चीजों को, प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं, वो होता है संज्ञान। संज्ञान से। और भावना क्या होती है? भावना हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, जो संवेग होते हैं हमारे अंदर, इससे हमको कुछ चीज को देखकर भय लगता है, कोई चीज को देखकर खुशी हो जाती है, कोई चीज को देखकर डर लगता है, वो भावना होती है। तो संज्ञान और भावना जो है, उनका तनाव है उसके अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पूछा हमको, परीक्षा में तनाव और निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आप बार-बार पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको क्या हो जाएँगी, याद हो जाएँगी। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन ही रख लिए, क्योंकि एक दूसरे से आपको पता चल जाएगा। संवेग एवं संज्ञान, अभी दिया था हमको व्यवहार और अब दिया है हमको, अभी संज्ञान के साथ उन्होंने दिया था कि जो बच्चे का वो होता है, ये दिया था आपको संज्ञान और भावना। क्या दिया था? संज्ञान और भावना। और यहाँ दे दिया हमको संवेग। वो भावनाएं और संवेग, एक ही भावना है, संवेग है? तो ये चीजें संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं और पूर्णतः अलग होते हैं। देखो ये तीनों ऑप्शन ए जो होते हैं गलत, वो ये संबंधित नहीं होते हैं, ये भी वो ही कह रहा है। पूर्णतः अलग होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं, पूर्णतः अलग होते हैं। और कभी दो ऑप्शन एक से आ रहा है, वो तो हो नहीं सकते। एक ही है ये तो, संबंधित नहीं होते हैं और पूर्णतः अलग होते हैं, एक ही बात है। यहाँ स्वतंत्र हैं, मतलब अलग अलग हैं दोनों। तो ये भी इन्हीं जैसा है कि पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र नहीं, संबंधित नहीं है, स्वतंत्र है, मतलब अलग अलग, ये भी नहीं है। वे क्या है? सन्निहित है। सन्निहित है क्या है? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो संवेग और संज्ञान आपको पता है, जब संवेग आएंगे, जब भाव आएंगे, जब ही संज्ञान आएगा। जब हमारे अंदर कोई ऐसा हमने देखा कि आगे से शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो हमारे अंदर क्या डरने का भाव आया, डरने का भाव आया कि अब हम क्या करें। जब डरने का भाव आया तो हमारे अंदर संज्ञान आएगा, संज्ञान आएगा, बहुत दिमाग लगाएगा। संज्ञान आएगा तो वो सोचेगा कि मैं शेर से कैसे बच सकता हूँ, इस समस्या का समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पहले हमारे अंदर संवेग उठेंगे। ऐसे हमको किसी चीज से डर लगता है, खुशी होती है या कोई समस्या आती है, तो पहले संवेग आते हैं और उसके बाद फिर हमें संज्ञान आता है उस समस्या को सोल्व करने के लिए। इसलिए ये एक दूसरे से सन्निहित है, सम्मिलित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अलग नहीं है। इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार आप समझ के चीजों को पढ़ते रहें, समझ के चीजों को पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।